स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने डिजीज की डेफिनेशन, है ना, डिजीज का जनरल इंट्रो, है ना, इंट्रोडक्शन वगैरह, डिजीज के टाइप्स वगैरह, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, एक्वायर्ड डिजीज, है ना, जेनेटिक डिजीज, ठीक है, इन सब पर डिस्कस किया था। और साथ ही हमने डिजीज जो होने के रीजन भी पता किए थे कि भाई निम्न कारणों से जो है डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज, मतलब जीवाणु जनित रोग। मतलब क्या हो गया, जीवाणुओं से होने वाले जो रोग हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हम लेके आए हैं ट्रिकी वे के अंदर। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, है ना। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो जीवाणु जनित रोग को कैसे याद किया जाए, कम से कम 15 डिजीज मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी। तो अब हमें उसे लर्न कैसे करना है, तो देखिएगा यहां सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि कैसे लर्न किया जाएगा। तो न्यूयॉर्क याद रख सकते हो। न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन कर सकते हो। काले T3 प्लेन की डिमांड है, सडनली अचानक ही डिमांड आ गई है। किसको? न्यूयॉर्क को। किस चीज की? काले प्लेन की। क्या करेगा प्लेन क्या, वो तो देखो वही जाने। सडनली क्या आ चुकी है? डिमांड है। ये लाइन आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो न्यू से क्या बनाओगे? न्यू से बनेगा न्यूमोनिया। क्लियर है? न्यूमोनिया नंबर 1 पर हम डाल देते हैं न्यूमोनिया को। को से देखो, यहां को से क्या बनेगा, तो आप याद रख सकते हो कुष्ठ, है ना, कुष्ठ रोग। नंबर 2 पे आप याद रखें कुष्ठ, कोड लेप्रोसी, हैंसन का रोग। कई सारे नाम है, पता करेंगे अपन। का से क्या याद रखोगे, है ना, तो का से आप काली खांसी याद रख सकते हो। नंबर 3 यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, काली खांसी। पर्ट्यूसिस भी कहते हैं इसको, है ना, पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, सूखी खांसी भी कहते हैं, है ना, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं, लेकिन काली खांसी याद रखें। ठीक है, T3 से देखो यहां 3 डिजीज निकल के आएगी, है ना, T3 से 3 डिजीज निकल के आएगी। नंबर 2 पे समझ में आ रही है, इसको डाल दिया नंबर 3 पे। नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो अपन ले लेते हैं टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा, तपेदिक, श्रेय रोग, टीबी, टिटनेस। ठीक है, नंबर 5 पे अपन 6 पे ले लेते हैं किसको, टाइफाइड को। टाइफाइड। ठीक है, काले में आपको पता है ए का एक स्वर निकल के आ रहा है, ए, काले, ए। ठीक है, तो ए से यहां पर क्या बनेगा, इस ए से क्या बनेगा आप याद रख सकते हो। नंबर 7 पे एंथ्रेक्स, पशुओं में होने वाली बीमारी है एंथ्रेक्स। कितने नंबर पे लगा दिया? नंबर 7 पे। ठीक है, प्लेन से समझ में आ रहा है, इस प्लेन से हम निकाल लेते हैं किसको, प्लेग को। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। ठीक है, की को साइलेंट छोड़ देना है। ये सडनली जो है, सडनली का जो एस है ये काफी सारी डिजीज बताएगा हमें। देखो सडनली से यहां सुजाक, जिसको इंग्लिश की टर्म में कहा जाता है गोनेरिया। एक ही है दोनों, गोनेरिया। कितने नंबर पे रखा जाए? 9 नंबर पे। 10 नंबर पे अगर बात करूं मैं तो इसी एस से निकल के आता है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। ठीक है, ये जो डी है यहां नंबर 10 दे दिया, इस डी से निकल के आएगा
डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, ठीक है, डिफ्थीरिया, इसको क्या कहा जाता है, रोहिणी भी कहते हैं डिफ्थीरिया को, ठीक है। इसी डी से एक और निकल के आएगा, ये तो नंबर अपन ने 11 रख दिया। इसी डी से एक और डिजीज निकल के आएगी जिसका नाम है डायरिया, जिसको अतिसार कहा जाता है, डायरिया। कितने नंबर पे, नंबर 12 पे। नंबर 13 पे यहां से निकल के आ जाएगा क्या, हैजा। तो ये डिजीज है, बहुत इजी वे में याद हो सकती है, ठीक है। न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की सडनली डिमांड आ गई है। न्यूयॉर्क सब जानते हो, ठीक है, कंट्री है। तो न्यूयॉर्क को काले प्लेन की, कैसा प्लेन है, काला, ब्लैक कलर के प्लेन की सडनली डिमांड है। क्यों है डिमांड, हमें पता नहीं करना, हमें इतना ही पता रखना है कि न्यूयॉर्क को काले प्लेन की क्या है, सडनली डिमांड है। तो देखो, न्यू से क्या बनाया, न्यूमोनिया, को से क्या बना दिया, कुष्ठ, है ना, कोड, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, काले से काली खांसी, नंबर 3 पे। यहां ए से देखो, काले ए की एक स्वर निकल के आ रहा है, उससे बना दिया एंथ्रेक्स, ठीक है। इनडायरेक्टली ये एंथ्रेक्स ही है, ठीक है, वैसे सब डायरेक्टली पता चल ही रहे हैं। T3 से देखो, काले T3 प्लेन की, T3 क्यों कहा है, क्योंकि टी से 3 डिजीज निकल के आ रही है। देखो, टीबी, है ना, राजएक्समा, तपेदिक, है ना, श्रेय, टिटनेस और टाइफाइड, ठीक है। और प्लेन से आ गया प्लेग, की को साइलेंट छोड़िएगा। सडनली से आपको देखो एस से निकल के आ रहा है सुजाक। ये दोनों कैसी डिजीज है, हम आगे वैसे पता करेंगे। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, रति रोग, यौन रोग, ठीक है ना, गुप्त रोग भी कहते हैं, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं इसको, सुजाकस, गोनेरिया, सिफिलिस, ठीक है। डिमांड, ये डायरिया और डिप्थीरिया, ठीक है। और ये है से बन गया हैजा। क्लियर है, 13 डिजीज हमें बहुत ही सिंपली याद हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम जीवाणु के बारे में तो पता होना चाहिए, है क्या, इतना तो सबको ही पता है कि भाई ये सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या है, तो आप कहोगे सही, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, इसको आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये बात पता है, लेकिन फिर भी पता कर लेनी है, किसी को नहीं पता, क्या पता, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव वाली बात समझ में आ रही है। अब क्या समझना है, इस जीवाणु की खोज किसने की, पूछा जाता है, सीधी सी बात है, तो हमें पता होना चाहिए, कौन, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, यही है वो ल्यूवेनहॉक जिसको हम पढ़ते हैं सेल के अंदर, है ना। सजीव जीवित कोशिका को डिस्कवर करने वाला कौन है, तो ल्यूवेनहॉक है। क्लियर है। सन 1665 के अंदर हमें पता है रॉबर्ट हुक आया था, और उसके आफ्टर 9 ईयर बाद 1674 के अंदर इसी ल्यूवेनहॉक ने, है ना, जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर कर दिया था। क्लियर है। तो जीवाणु जो है, इस जीवाणु को कौन से किंगडम में रखा गया है, इसका किंगडम क्या है, किंगडम मतलब जगत क्या है, ये जगत क्या है, तो आप पढ़ोगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हम कंपटीशन लेवल को लेकर के चल रहे हैं, 11th 12th का जब लेवल लेकर चलेंगे तो वहां पर एक चैप्टर आएगा क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, तो वहां हम पढ़ेंगे ये किंगडम क्या होता है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, है ना। ऐसा करके हम एक प्रभाग बनाएंगे, है ना, 7 प्रभाग बनेंगे। तो किस प्रभाग में रखा गया है, जैसे हम किस प्रभाग में हैं, हम किस जगत में हैं, तो हमारा जगत कौन सा है, कौन सा है, एनिमेलिया, जंतु जगत। इसी तरह जीवाणु का भी जगत है, एक किंगडम है, और उसका नाम क्या है, मोनेरा। मोनेरा, बस इतना याद रखें, जीवाणुओं को किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया है, याद रह जाएगा। क्लियर है। अब क्या जानना है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, इसकी, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिएगा, पेप्टिडो,
ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। वैसे म्यूरेमिक एसिड है ना, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे नाम भी सुनते हैं। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन आप याद रखिएगा, सेल वॉल, सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल पाई जाएगी जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, जो कैप्सूल बनाता है, एक लेयरिंग, एक प्रोटेक्ट, आवरण देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है सेल वॉल। जीवाणुओं में पाई जाएगी, एनिमल्स में नहीं पाई जाएगी। हम जीवों के अंदर, जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती। हालांकि सेल जब पढ़ेंगे जिस दिन, उस दिन हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लो कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब देखो, पूछा जाए अगर प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की। ठीक है, अच्छा, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। एनिमल की सेल वॉल होती ही नहीं है सर जी, अब्सेंट होती है। ठीक है, इतना याद रखें। अब देखो, एक दो बातें और है बैक्टीरिया को लेकर के। इनमें देखो, गमन के लिए क्या होगा, हो सकता है कि फ्लेजिला या कशाभिकाएं पाई जाए। अब ये फ्लेजिला, कशाभिकाएं क्या होती है, आप इतना जान लो, गमनांग की तरह काम करती है। मतलब गति के लिए, जैसे हमें अगर प्रचलन करना है, लोकोमोशन करना है, तो पांव हेल्प करते हैं ना, हमारे लिम्ब जो हैं वो हेल्प करते हैं ना। वैसे ही जीवाणुओं के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनको मैं कह सकता हूं क्या, कशाभिका, है ना, फ्लेजिला जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ना, पक्षमाभ जिनको इंग्लिश में सीलिया कहा जाता है। तो ये कुछ हैं जो संरचनाएं हैं जो इन जीवाणुओं में पाई जाएगी। अब देखो, अब आप कई सारे डिजीज पढ़ोगे, ठीक है, कुछ ही देर में, तो वहां पर उनके जो पैथोजन हैं, पैथोजन मतलब जो रोग कारक हैं, है ना, जो डिजीज को कॉज करने वाले हैं, डिजीज उत्पन्न करने वाले रोग को, उनके बारे में जब पढ़ोगे तो उनके नाम आपको लर्न करने में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके लिए एक सिंपली हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं को जो है ना, ये जो बैक्टीरिया है को आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कुछ क्लासिफाइड किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। देखो किस प्रकार से किया गया है। जैसे आप देखोगे, जितने भी ये कोमाकार जो होते हैं ना, कोमा के आकार के जीवाणु, कोमा के आकार के, जैसे इनको मैं कहूंगा क्या, साइंस की लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इनको विब्रियो कहा जाता है। विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो मतलब कोमाकार, मतलब ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होगा, कोमा के आकार का होगा। ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होगा, कोमा के आकार का, तो उनको मैं क्या कह दूंगा, विब्रियो कह दूंगा। अब इसकी डिजीज में कहां जरूरत पड़ी सर, ये हमें क्यों बताई जा रही है ना, ये हमें क्यों बताई जा रही है, तो इसलिए बताई जा रही है, आप डिजीज पढ़ोगे ना, तो वहां जब पैथोजन आएंगे, तो पैथोजन में आप देखोगे, जैसे हेजा में जाएंगे ना, तो हेजा का रोगाणु कौन सा है, तो विब्रियो कोलेरी, नाम सुना है, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो क्या है, विब्रियो मतलब उस हेजा, कोलेरा जो जीवाणु, जो कोलेरा रोग है, उसका जो जीवाणु है विषुचिका का, उसका आकार कैसा है, कोमा के आकार का है, इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ गया, विब्रियो कोलेरी। समझ रहे हो, ये टर्म है जो पूछे भी जाते हैं अक्सर। ठीक है, आप ये ना समझें और ये ना सोचे कि पूछे भी नहीं जाते कभी। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं बात करूं छड़ाकार, छड़ाकार जिनका आकार छड़ के आकार का होगा, इनको कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में बैसिलस, है ना। तो बैसिलस का आकार कैसा होगा, तो देखो सर कुछ ऐसा होगा, है ना, छड़ के आकार के होंगे, और हो सकता है कि एक या दोनों सिरों पर क्या पाई जाए, फ्लेजिलाएं पाई जाए, है ना। कुछ इस प्रकार का आकार हो सकता है इनका, कुछ इस प्रकार का आकार हो सकता है। तो ये जो है छड़ जैसे होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। तो आप पढ़ोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा एंथ्रेक्स, पशुओं में होने वाली बीमारी, तो वहां आप देखोगे बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो वो जीवाणु है, उस जीवाणु का आकार कैसा है, छड़ के आकार का है। समझ रहे हो। अच्छा, इसी प्रकार
जैसे मैं कहूं आपको गोल आकार के, तो गोल आकार के जो जीवाणु होते हैं ना, उनको कहा जाता है कोकस जीवाणु। कैसे होंगे सर दिखने में? तो कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे गोल आकार के, एकदम राउंड फिगर के अंदर। तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हैं, तो डिप्लोकोकस। ठीक है, तो देखो आप सुनोगे जब हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया, तो उस न्यूमोनिया के अंदर जो जीवाणु है ना, उसका नाम है डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस, कोकस का मतलब गोल, डिप्लो मतलब दो बैक्टीरिया सेल है जो आपस में अटैच है, तभी तो क्या नाम पड़ गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो देखो हमें डिजीज तो कम से कम 40 के अराउंड पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उनके जो पैथोजन है उनको तो याद करना ही पड़ेगा। प्रभावित अंग, डिजीज कौन सी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या प्रोटोजोवन है, तो ये बातें हमें, प्लस उसके एक दो सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। उनमें कौन सा टीका यूज आएगा वो भी पता होना चाहिए, है ना। किस डिजीज में कौन सी वैक्सीन यूज होती है ना, क्या ट्रीटमेंट है, ये जनरल बातें हमें डिजीज में पता होनी चाहिए, सीधी सी बात है ना। और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो इतना बेनिफिशियल है कि इस चैप्टर में से, ह्यूमन डिजीज में से 2 नंबर का, है ना, 2 मार्क्स का सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है ना। और जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो ये मान के चलो कि इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली पूछे जाते हैं, है ना। मतलब ये मान के चलो कि ह्यूमन डिजीज के हर लेवल को हम टच करते हुए चलेंगे, ये मान के चलो। एक भी चीज मतलब हम छोड़ के या ड्रॉप करके नहीं चलने वाले। ठीक है, तो आप बने रहिए। गोलाकार समझ में आ रहा है, तो हमें अब देखो जो सर्पिलाकार है, जिनका आकार स्पाइरल होता है, उनको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, स्पाइरल बैक्टीरिया। कैसे होंगे दिखने में? तो कुछ ऐसे होंगे, देखो। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, स्पाइरल, है ना, सर्पिलाकार। तो ये कुछ बातें थी बैक्टीरिया को लेकर के जो हमें पता चल चुकी है। अब हम बढ़ते हैं 1 by 1 डिजीज पर। ठीक है, तो बने रहिएगा। 1 by 1 हम हर डिजीज, ये 14 डिजीज है, एकदम इजी वे में बताई जाएगी और फैक्ट वाली बातें होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। चलो सबसे पहले जान लेते हैं नंबर 1 पे टीबी के बारे में। इसको कहा जाता है राजयक्षमा। इसी को एक और नाम दिया जाता है तपेदिक। इसी को एक और नाम दिया जाता है श्रेय, है ना। तो ये इतने सारे इसके नाम हैं और नाम के पीछे रीजन है। ठीक है, तो पता करेंगे, हम डेफिनेटली पता करेंगे। टीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्यूबर कुलोसिस। ठीक है, तो टीबी, राजयक्षमा, तपेदिक नंबर 1। ठीक है, पैथोजन कौन सा है? पैथोजन कौन सा है पता करो। पैथोजन का मतलब आप समझ जाइएगा, रोग कारक कौन है या रोगजनक कौन है। तो रोग कारक या रोगजनक की जब बात की जाती है तो उसका जो बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से ये होता है, तो आप याद रखिएगा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस। ये तो गया कौन? पैथोजन। ठीक है, अब ये पता कर लो कि प्रभावित अंग कौन सा है।
किस अंग को ये टीबी का बैक्टीरिया जो है वो प्रभावित करता है, प्रभावित अंग कौन सा होगा, किस ऑर्गन को ये इफेक्ट करेगा। तो आप याद रखिएगा मुख्यतः फेफड़े, ठीक है, मुख्यतः फेफड़े। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि टीबी, यहां स्टेटमेंट लिख देते हैं, टीबी शरीर के किसी भी अंग या भाग में हो सकती है। ये लाइन आप समझ लीजिएगा और यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, मेल के केस में बात की जाए ना, तो ज्यादातर जो मेल में टीबी होती है वो फेफड़े की होती है मुख्यतः। और अगर यहां लिख लेते हैं मेल के केस में, और फीमेल के केस में बात की जाए तो आप याद रखें यूटेरस मतलब गर्भाशय का जो टीबी होती है वो जनरली फीमेल में ज्यादा होती है, और मेल में जो ज्यादा टीबी होती है वो फेफड़े में होती है, लंग्स में होती है, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हमने जनरली बुक्स में यही पढ़ रखा होता है कि टीबी में खांसी आती है, कई दिनों तक खांसी आती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और वहां यह भी लिखा होता है कि फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा, ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, टीबी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको भ्रमित करने के लिए पहला ऑप्शन कौन सा होगा, फेफड़ा, लंग्स। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बोन, अस्थियों का टीबी, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। थर्ड, पेशियों में, मसल्स में। फोर्थ आ गया उपरोक्त सभी। और हम लोग क्या करते हैं, फेफड़ा दिखा, लंग्स दिखा पहले ऑप्शन पे, और उसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, राइट कर दिया। लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो फिर क्या करें, करना यही है कि आपको ये लाइन याद रखनी है, टीबी शरीर के किसी भी अंग या भाग में हो सकती है। तो हमें अगर ऐसा प्रश्न घुमा के पूछा जाए तो उपरोक्त सभी पे ही क्लिक करना है। हाँ, मुख्यतः किस भाग में होता है, तो आप बताओ फेफड़े के अंदर। मेल फीमेल के केस में पूछे तो फीमेल में यूटेरस, ठीक है, इतनी बात जान लो। अब लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, टीबी रोग के लक्षण क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा लक्षण तो क्या है, लगातार खांसी, है ना, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक लगातार क्या चलती रहेगी, खांसी चलती रहेगी, है ना। कमजोरी, कमजोरी मतलब क्या हो गया, वीकनेस, ठीक है। अच्छा, दुबलापन, दुबलापन, व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगेगा, दुबला होने लगेगा, है ना। आंखें धंस जाती है, आंखें बेचारी जो है वो धंस जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है ना। शरीर ऐसा लगता है मानो कंकाल बन गया है, एक समय ऐसा भी आता है। अच्छा, बुखार भी रहता है, बुखार भी रहता है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी मान लीजिए कि शरीर के अंदर जो है जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो मेन लक्षण तो क्या होगा, लगातार खांसी है, कमजोरी है, दुबलापन है, आंखें धंस जाना है, बुखार रहना है ना। ये शरीर के अंगों की क्षति है, शरीर के, है ना, विभिन्न विभिन्न अंगों को क्षति, है ना, पहुंचती है डेफिनेटली। तो ये सिम्टम आप याद रखिएगा, ठीक है, टीबी के लक्षण हैं, ठीक है। अब क्या जानना है, अब आपको ये जानना है कि इसके लिए, टीबी के लिए कौन सा टीका है ना, वैक्सीन कौन सी है, वैक्सीन टीबी के लिए। तो आप याद रखिएगा BCG, ये टीका लगाया जाता है,
टीबी रोग से बचने के लिए। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है बैसिलस कैलेमाइट गुरीन। ठीक है, ये भी आप जान लेना है, बैसिलस कैलेमाइट गुरीन, बीसीजी का टीका किसमें? टीबी के अंदर। अब क्या जानना है, देखो ये टीबी राजयक्ष्मा का मतलब क्या हो गया, तपेदिक का मतलब क्या हो गया, इसकी चर्चा, इस डिजीज, ये बहुत ही मतलब पुरानी डिजीज है और ये लंबे समय तक चलती है, इसलिए मैं इसको एक और नाम दे दूंगा, क्रोनिक रोग। ऐसा रोग जो लंबे समय तक चले, मतलब इस रोग का जो अपन कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा है, ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा है, इसका जो उपचार है वो भी मतलब 1 साल से भी ज्यादा तक का होता है ट्रीटमेंट। आप पढ़ोगे डॉट्स, अभी कुछ देर बाद में हम बताएंगे आपको डॉट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी इन नामों पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो चीज समझनी है डिटेल से और पूरी समझनी है, अधूरा नॉलेज नहीं रखना है हमें। तो राजयक्ष्मा क्या है? देखो टीबी के जो पेशेंट हुआ करते थे 500-1000 साल पहले की बात की जाए, तब उनको क्या किया जाता था कि राज्य से बाहर रखा जाता था, अलग रखा जाता था, ताकि कम्युनिकेबल डिजीज है, डेफिनेटली ये तो फैलती है, बहुत ज्यादा संक्रामक रोग है, खांसने मात्र से यानी ड्रॉपलेट टेक्निक से फैल जाती है, ठीक है। तो अब उस रोगी को स्टेट से, राज्य से, गांव से बाहर रखा जाता था, ठीक है। ये राजा का, वहां के राजा का सख्त आदेश हुआ करता था कि जो भी ऐसा कोई पेशेंट है, टीबी है, कोढ़ कुष्ठ की बीमारी है, इन कुछ बीमारियों के अंदर उसको बाहर रखा जाता था रोगी को। तो अब अगर उसके घर में कोई ऐसे मान लो कोई आयोजन है, कोई शुभ वैवाहिक कार्यक्रम है, तो उसको आना होता था, तो वहां उसको एक क्षमा याचिका मतलब प्राप्त करनी पड़ती थी राजा से, है ना। तो इसी वजह से वहां नाम पड़ा है राजयक्ष्मा, है ना। क्षमा याचिका लिखनी पड़ती थी और क्षमा याचिका पर हस्ताक्षर करने के बाद राजा उसे अनुमति देता था कि अब तुम अपने घर एक बार आ सकते हो कुछ समय के लिए। तब से क्या नाम पड़ गया? राजयक्ष्मा। तपेदिक का मतलब समझ में आ रहा है? यहां मैंने बुखार लिखा है, मतलब टीबी के पेशेंट के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहेगा, थोड़ा ज्यादा होगा। नॉर्मल पर्सन की बात की जाए उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा। तपेदिक नाम खुद कह रहा है, देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तपेदिक। तप मतलब तापमान, दिक मतलब अधिक, तापमान अधिक। श्रेय का मतलब क्या हो गया? श्रेय का मतलब सब जानते हैं, धीरे धीरे शरीर में देखो कमजोरी, ये दुबलापन, आंखें धसना, कंकाल सा बन जाएगा। टीबी का पेशेंट मतलब छुपा नहीं रहता, उसकी बॉडी बोल जाती है, इतना वो कमजोर हो जाता है, इतना वीकनेस आ जाती है उसके अंदर। तो श्रेय भी समझ में आ रहा है, ठीक है, श्रेय हो जाता है। क्रोनिक रोग क्यों कह दिया? क्योंकि यह रोग लंबे समय तक चलता है, ठीक है। अच्छा, अब डॉट्स, एक चीज और आप जान लीजिए, ये टीबी डे कब मनाया जाता है ना? विश्व टीबी डे या दिवस, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 24 मार्च जो आती है ना, 24 मार्च को क्या मनाई जाती है? वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, जनरल नॉलेज की बात है। अब ये जो डॉट्स है, इस डॉट्स का पूरा नाम पता करते हैं पहले। तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्ट थेरेपी, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्ट थेरेपी,
ये हो गया डोट्स की फुल फॉर्म, पूछी जाती है कई दफा, या ये भी पूछा जाता है कि WHO ने, जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस WHO ने टीबी रोग पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा क्या कार्यक्रम चलाया था जिससे टीबी पर नियंत्रण हो सका? तो हम कहेंगे WHO ने 1995 में डोट्स, यहां लिख सकता हूं मैं, कार्यक्रम चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि टीबी पर क्या पाना था? नियंत्रण पाना था, कंट्रोल पाना था। ठीक है, किस पर? टीबी पर। तो अब एक चीज और जान लेनी है हमें कि ये जो डोट्स हैं, ये अपने आप में ये मान के चलिए कि पैरामेडिकल जो स्टाफ वगैरह होते हैं, उनकी देख रेख में जो पेशेंट होता है उसको निगरानी में रखा जाता है, उससे डेली सिग्नेचर लिए जाते हैं, उसके जो टेबलेट्स होती है, उसकी जो खाली पन्नी होती है वो भी वापस ली जाती है, ताकि उसको चेक किया जा सके, चेकआउट किया जा सके क्या वो डेली, इसका जो कोर्स है ना, ये लगभग 8 से 10 माह का होता है। सबसे ज्यादा लंबा कोर्स चलता है थेरेपी, डेली उसको ट्रीटमेंट लेना है डोट्स का। टीबी का कोई पेशेंट है तो उसको 8 से 10 महीने तक टेबलेट्स, मेडिकल जो उसको निर्देश मिलते हैं वो उसको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या कि, और अपने इंडियन कल्चर के अंदर तो हम जानते ही हैं, इतने लंबे अवधि तक टेबलेट ले पाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, कभी भूल हो ही जाती है। 1 दिन 2 दिन अगर भूल गए तो पीछे का अगर 2 महीने तक भी अगर रेगुलर लिया है फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी तो इसको डेली रूटीन के अंदर डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की देखरेख में ये डोट्स जो है, जो थेरेपी चलती है, वो ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट होता है ना। देखो ना, लिखा है ऑब्जर्वेशन मतलब देखरेख के अंदर इसको सफल बनाया जाता है। और एक चीज और, अब तक का WHO का सबसे सफल कार्यक्रम कौन सा रहा है, प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? तो ये डोट्स ही रहा है। आप ये भी जान लें, WHO का अब तक का सबसे सफल प्रोजेक्ट है ना, तो वो कौन सा रहा है? डोट्स रहा है। कब? 1995 के अंदर। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1949 को हुई थी। तभी से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप जान लें। अब ये जो डोट्स हैं, इसका मतलब सिंबल क्या है? तो एक अष्टांग बनता है, ठीक है, उसके अंदर एक रेड बॉक्स बनता है। आप देखिएगा किस प्रकार बनता है। ये क्या है? रेड कलर का बॉक्स है, डॉट्स का सिंबल है, अष्टभुजाएं हैं और यहां लिखा जाता है डॉट्स। ठीक है, तो ये क्या है? सिंबल है किसका? इस श्रेय रोग का, इस टीबी रोग का सिंबल है। जैसे एड्स का सिंबल क्या है? रेड रिबन। ठीक है, ये जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ सिंबल है, आपको ये जान लेना है, ये सिंबल है। ठीक है, अब और बातें क्या जाननी है टीबी को लेकर के? तो देखो, ये जो बातें हैं ना, ये कहां मिलती है ये भी बता दूं, मन से नहीं बनाई हैं। जब भी कभी ऋग्वेद का जब अध्ययन करते हैं तो उसके 10वें अध्याय में आपने पुरुषाक्त जो वहां चर्चा की गई है, इस राजयक्षमा की, तपेदी की, इस टीबी डिजीज की, है ना, ऋग्वेद के 10वें जो अध्याय है वहां पर आप देखोगे जो पुरुषाक्त है, वहां पर आपको इस डिजीज के बारे में काफी डिस्कस मिलेगा, है ना। तो ये बातें हैं किसको लेकर के? टीबी को लेकर के। बस इतना जान लेना काफी होगा। यही 2-3 डिजीज हैं जिसको थोड़ा हम अच्छे से डिफाइन करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकी डिजीज में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, डोंट वरी, घबराना नहीं है, बस बने रहना है। तो ये सारी बातें लगभग हमने क्या कर ली है, क्लियर कर ली है। ओके, दूसरी डिजीज पढ़ लेते हैं। दूसरी डिजीज हम ले लेते हैं कुष्ठ की बीमारी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है लेप्रोसी, लेप्रोसी कहा जाता है, ठीक है, पोड की बीमारी कहा जाता है। यहां लिख लेता हूं मैं, कुष्ठ रोग, कोड भी के दिया, लेप्रोसी, ठीक है। इसी को कहा हैंसन रोग, इसी को कहा क्रोनिक रोग, ठीक है। तो लेप्रोसी, हैंसन, हैंसन क्यों कहा? क्योंकि हैंसन ने इस कुष्ठ रोग की खोज की थी, डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, अब अपन जानते हैं पैथोजन कौन है। तो पैथोजन जो है इसका, कुष्ठ का, देखो वहां पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा था, कहां? टीबी में। यहां पर हमें इतना ही याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बस माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वहां पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी में, यहां माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, अब अपन पढ़ लेते हैं प्रभावित अंग। प्रभावित अंग कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, प्रभावित अंग पूछा जाता है। देखो, एक तो आप देखिएगा, ये जो अपनी त्वचा है, स्किन, प्लस अपनी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां, प्लस तंत्रिका, तंत्र, ये इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। त्वचा, मांसपेशियां, मतलब डीजनरेट होने लगते हैं, धीरे धीरे गलने लगते हैं, हाथ पांव गलने लगते हैं, ठीक है। तो इस रोग में लक्षणों में क्या लोगे आप, है ना? त्वचा पर सफेद कलर के, सफेद संवेदनाहीन, मतलब सेंसिटिविटी पाई नहीं जाएगी। अगर उस सफेद चकत्ते पर पिन को चुभाया जाए तो उसको महसूस ही नहीं होगा। तभी तो क्या लिख दिया, सफेद संवेदनाहीन चकत्ते बन जाते हैं, साथ ही हाथों व पांव की अंगुलियां नष्ट होने लगती है। बड़ी गंभीर बीमारी है। देखो, यहां पर टीबी के अंदर और कुष्ठ रोग के अंदर देखा जाए तो ये दोनों डिजीज बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है। संक्रामक बीमारियों में इनका दोनों का ही नाम आता है। आगे भी कई डिजीज आएगी जिनका इन्फेक्शियल डिजीज में नाम आएगा, लेकिन मतलब अपन देखेंगे कि ड्रॉपलेट टेक्निक के द्वारा, मतलब हम जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो एरासोल वगैरह निकलते हैं, तो वो जब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में जाते हैं तो उसे भी रोगी बना देते हैं। तो ये जो कुष्ठ रोग, कोड, लेप्रोसी, इनको अलग ही रखा जाता है, समाज से अलग रखा जाता है, और समाज में सबसे ज्यादा घृणा जो की जाती है इसी कोढ़ी रोगी या व्यक्ति से की जाती है, ठीक है। हालांकि इतना भी अपन उसके साथ में घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन करें भी क्या, ठीक है। एक तो दिखने में बदसूरत, और दूसरी बात इतनी खतरनाक डिजीज की वो संक्रामक रोग है। एक सफेद चकत्ते और बनते हैं, है ना, जिसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है ना। ल्यूकेमिया नहीं, वो तो रक्त कैंसर है, ल्यूकोडर्मा। ये क्या है? लेप्रोसी है, ल्यूकोडर्मा।
जिसमें स्किन पर संवेदनशील, है ना, चकत्ते बनेंगे व्हाइट कलर के, तो वो एक अलग डिजीज है, वो बिल्कुल भी फैलने वाली डिजीज नहीं है। लेकिन ये संवेदनाहीन चकत्तों वाली जो डिजीज है ना, ये जो कुष्ठ रोग है, जो कोढ़ रोग है, वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है, मतलब संपर्क से, किसी को छूने मात्र से, है ना, साथ उठने बैठने से भी ये डिजीज हो सकती है, कुष्ठ वाली। ठीक है, तो अब देखो, प्रभावित अंग समझ में आ रहा है, लक्षण भी समझ में आ रहा है, तो अब उपचार क्या है? उपचार क्या है? उपचार ये है कि WHO ने क्या किया 1981 के अंदर, 1981 के अंदर, इस रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए एक थेरेपी लागू की थी, MDT। मतलब क्या? मल्टी ड्रग थेरेपी। कुष्ठ रोग उपचार के लिए MDT को लागू किया। मतलब क्या? मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें क्या होता है कि लगभग 3 या इससे ज्यादा एंटीबायोटिक, है ना, 3 एंटीबायोटिक को साथ में यूज लिया जाता है और रोगी का उपचार किया जाता है। एक चीज और जान लें यहां पर, ये जो कुष्ठ रोग है, ठीक है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी को लागू किया गया, समझ में आ रहा है। आप ये भी जान लें कि जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक जो औषधियां होती है, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है ना, तो ये क्या है? ये प्रतिजैविक औषधियां हैं, मतलब एंटीबायोटिक है। तो ये औषधियां बैक्टीरिया पे, जीवाणुओं पे, फंगस पे और प्रोटोजोआ पे कारगर है। बैक्टीरिया पर तो बहुत अच्छी इनकी मतलब रेस्पॉन्स भी होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, एंटीबायोटिक का। ठीक है, प्रतिजैविक औषधियों का वायरस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जीवाणुओं पर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो जब भी कोई हमें बैक्टीरियल डिजीज होती है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले यही सजेशन देता है कि एंटीबायोटिक लो। क्लियर है? तो ये जनरल बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बचा है? कुछ भी तो नहीं है।